जाने की जिद ना करो, हाय मर जाएंगे हम तो मर जाएंगे, ऐसी बातें किया ना करो, आज जाने की Hello everyone, good evening. Welcome to my master class. We are going to start a new topic called cell, जिसमें हम cell the basic unit of life के बारे में बात करेंगे. ओके, सो हर चैप्टर की तरह इस चैप्टर में से भी अराउंड 2 से 3 क्वेश्चंस आते हैं नीट में. ठीक है जी. और इजी क्वेश्चंस आते हैं, एनसीईआरटी बेस्ड आते हैं. बाहर से ज्यादा कुछ नहीं करने की जरूरत है. एनसीईआरटी पढ़ो, क्वेश्चन लगाओ और बात खत्म हो जाएगी. 2 क्वेश्चन में डाउट है, कौन से क्वेश्चन में डाउट है? एनसीईआरटी भेजिए. ठीक है, बहुत बढ़िया. सुनो सुनो सुनो, इससे पहली बात तो हम ये क्यों कहते हैं इको क्यों हो रहा है भाई? क्यों इको हो रहा है? हद हो गई. सबको इको हो रहा है कि सिर्फ एक ही बच्चे को इको हो रहा है? अंशु प्रिया को. अंशु प्रिया, फिर तुम रिफ्रेश करो बेटा. चलो रिफ्रेश कर लो. सो ये मेरा पर्पस ये है दुनिया में इस वक्त 2021 खत्म होने तक तुम्हारी बहुत सारी स्पेशल क्लासेस ले लूं मैं. ठीक है, सेल करा दूं तुम्हें, बायोमोलिक्यूल्स हो सकता है करा दूं. ठीक है, फिर 29 से मैं चली जाऊं छुट्टी पे. 29 से 5 जैन तक मैं चली जाऊं छुट्टी पे. 5 जैन को या 6 जैन को मेरा प्लस कोर्स लॉन्च कर दूं मैं पहले ही एक. ठीक है, तो इस प्लस कोर्स के लिए जो प्रेपरेशन चाहिए, जो बेसिक्स चाहिए, वो मैं अभी स्पेशल क्लासेस में करा रही हूँ, ताकि जो बच्चों ने सब्सक्रिप्शन नहीं भी लिया है और वो बाद में 2022 में लेना चाहते हैं तो उनकी भी प्रिपरेशन हो जाए. इसीलिए मैं कुछ स्पेशल क्लासेस लेना चाहती हूँ 2021 में खत्म होने से पहले. सेल्स हो गया, बायोमोलिक्यूल्स हो गया, सेल डिवीजन बेसिक्स, बायोलॉजी की बेसिक्स. ठीक है. हाँ, यूट्यूब पे करने वाली थी, पर यूट्यूब में मेरा स्टूडियो नहीं बना अभी. क्या करें बेटा, क्या करें. अब स्टूडियो नहीं है तो कहीं तो पढ़ाएंगे, है ना. हाथ पे हाथ धर के तो नहीं बैठ सकते. पेपर आ जाएगा, फिर क्या करेंगे जून जुलाई में, है ना. कुछ तो करना ही पड़ेगा ना, कुछ तो करना ही पड़ेगा. 2022 की तैयारी तो करनी ही पड़ेगी. ठीक है, तुम्हारे लिए क्वेश्चन पेपर की सीरीज कुछ बनाते हैं, कोई एक ऐसा कोर्स बनाते हैं प्लस पे. 2022 की तैयारी करने के लिए आप प्लस ज्वाइन कर सकते हैं ऋतु कोड ज्वाइन करके. और ऋतु कोड की अभी एक खास बात है. ऋतु कोड की क्या, सारियान अकेडमी की खास बात है ये अभी, कि 31 दिसंबर से लेके 3 जैन तक, 31 दिसंबर रात को 12 बजे से 3 जैन रात को 12 बजे तक अगर आप ये कोड डालते हैं और सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 2022 में 22% ऑफ मिलेगा. यू विल गेट अ 22% ऑफ. समझ रहे हो? समझ तो तुम रही हो. ठीक है, चलो भैया शुरू करते हैं. सेल. अब देखो मैंने क्यों लिखा सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, क्योंकि अगर किसी ऑर्गेनिज्म के पास सेल नहीं है भैया, चाहे एक सेल हो, सेल होना चाहिए. अगर सेल नहीं है तो आपके पास लाइफ भी नहीं है. यू डोंट हैव लाइफ, यू आर नॉट लिविंग. हमारा एक चैप्टर है, चैप्टर 1, मजबूर सा चैप्टर +1 का, द लिविंग वर्ल्ड. किसी ने पढ़ा हो मेरे साथ या किसी भी टीचर के साथ पढ़ा हो, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ा हो बस. उसमें आप एक पॉइंट लिखते हो, द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बीइंग अलाइव. जिंदा रहने के क्या कैरेक्टरिस्टिक है? तो सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, सेल होना. या सीधा लिखो ना, प्रेजेंस ऑफ सेल. होना, जिंदा होने के लिए एक रिक्वायरमेंट है, प्रेजेंस ऑफ सेल होना is a requirement for being alive. Requirement for being alive.
कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म, कोई माइकल लाल आज तक पैदा नहीं हुआ जिसके पास सेल नहीं था और फिर भी उसे जिंदा होने का तमगा मिला, उसे घोषित किया गया कि तुम जिंदा हो, तुम जिंदा हो। जैसे कि एक बहुत ही मजबूर ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म भी नहीं कह सकते, एक मजबूर एंटिटी है वायरस, बहुत ही ज्यादा जिंदा होने की कोशिश करता है, बट इट इज नॉट अलाइव, इट इज ऑन द बॉर्डर ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग। वाई? ना तो ये लिविंग है ना तो ये नॉन लिविंग है, क्योंकि बेटा सेल नहीं है ना, नो सेल इज प्रेजेंट, सेल नहीं है, जो सेल के बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो नहीं है इसके पास। क्या करे, ये मजबूर है ये अपनी जिंदगी से, लेकिन इतना भी मजबूर नहीं है, है ना? इसकी ईविल स्माइल देख के तुम, दुनिया भर में करोड़ों लोगों को मारता है ये, घूम घूम के मारता है। तो तुम सोचो इसका पर्पस क्या है? ये जिंदा नहीं है, इसका पर्पस क्या है? क्यों मार रहा है लोगों को, क्यों मार रहा है जानवरों को? पैरासाइट होने के लिए भी तो सेल होना पड़ेगा, जिंदा तो होना पड़ेगा। पैरासाइट्स आर लिविंग, कथांची। बेटा ये लिविंग नहीं है, लेकिन इसमें लिविंग होने की चाह तो है। ये चाहता है इसके भी बच्चे बने, ये चाहता है ये भी प्रोपोगेट हो, चाहे कैसा भी है। ये चाहता है इसके, भाई बच्चा पैदा करना बहुत बड़ी नीड है भैया, नीड। ऐसी बात नहीं है, ऐसे लोग शादी नहीं करते, शादी करके बीवी की चिक चिक सुनो, सब सुन रहे हैं ना, क्योंकि बच्चे पैदा करना नीड है हमारी, बहुत स्ट्रांग नीड है। तो वायरस को भी बच्चे पैदा करने का मन करता है, वो दूसरों को इन्फेक्ट करता है, वो दूसरों को मारने के लिए इन्फेक्ट नहीं करता है, वो अपने बच्चे पैदा करने के लिए इन्फेक्ट होता है। इस प्रोसेस में लोग मर जाते हैं तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, फीलिंग्स नहीं है ना उसके पास, क्या करे, फीलिंग्स हो तो भी मार देते हैं अपने बच्चे पैदा करने के लिए। तो हम लोग मार रहे हैं पूरी सराउंडिंग को, इन्वायरमेंट को मार ही रहे हैं ना। सो नो सेल, सो वी कैन नॉट कंसिडर इट लिविंग, बट स्टिल बिहेवियर इसका लिविंग जैसा ही है। ना, सेल होना बहुत ज्यादा जरूरी है, चाहे आप यूनिसेलुलर हो या आप मल्टी सेलुलर। सेल नहीं होगा तो जिंदा नहीं माने जाओगे। यूनिसेलुलर माने एक ही सेल है, खुश मिजाज सेल, सब कुछ खुद ही कर रहा है, फूड भी अपना एब्जॉर्ब खुद ही कर रहा है, उसको डाइजेस्ट भी खुद ही कर रहा है, उसको एक्सक्रीट, उसका फालतू का मटेरियल भी एक्सक्रीट खुद ही कर रहा है, ठीक है? डाइजेस्ट करके उससे एटीपी भी खुद ही बना रहा है, कतई ज्यादा ही कुछ आत्मनिर्भर है, एक ही सेल से बना हुआ है ऑर्गेनिज्म। और मल्टी सेलुलर क्या है? जैसे ह्यूमन बीइंग, हजारों करोड़ों सेल हमारी पैरों के नीचे दबे हुए हैं, माने समझ जाओ क्या मतलब है मेरा। हजारों करोड़ों सेल तो हमारे इतने से एरिया में आ जाते हैं। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, यहाँ पे क्या है, डिवीजन ऑफ लेबर देखने के लिए मिल रही है प्रॉपरली तुम्हें। जैसे कि तुम्हारे घर में डिवीजन ऑफ लेबर तो होगी, तुमने देखा ही होगा। अगर तुम्हारी मम्मी वर्किंग नहीं है तो तुम्हारी मम्मी खाना बनाती होगी, तुम्हारे पापा कहते हैं चल मैं खाना नहीं बना रहा, मैं पैसे कमा के ले आता हूँ, उस पैसे से मैं जो आटा लाऊंगा। अब तुम लोग क्या करते हो वैसे, तुम्हारा क्या डिवीजन ऑफ लेबर है? कोई सोचे? पैरासाइट्स कहीं के। पढ़ना तुम्हारा डिवीजन ऑफ लेबर, लेकिन तुम घर में क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हो पढ़ाई करके? डिवीजन ऑफ लेबर में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन होता है ना एक दूसरे के प्रति, कि मम्मी खाना बना के सबको खिला रही है, खुद तो नहीं खा के सो जाती सारा, कि बस मैंने तो अपने लिए बना लिया, मैं खा के सो रही हूँ बेटा, ठीक है। या पापा खुद ही पैसे उड़ा देंगे बाहर, घर में लेके आते, तुम क्या करते हो? तुम्हारे साथ उनका एक हिडन कॉन्ट्रीब्यूशन है, एक हिडन कॉन्ट्रैक्ट है जो मुंह से नहीं बोलते, ठीक है? इमोशनल सपोर्ट कुछ नहीं होता रियल लाइफ में, अदिति। इमोशनल सपोर्ट से पेट नहीं भरते, घर नहीं चलते, चूल्हा नहीं जलता इमोशनल सपोर्ट से। आओ तुम इमोशनल सपोर्ट पका के खिलाऊं, पर पापा एक दिन बोल दें लाओ बेटा आज इमोशनल सपोर्ट से ही पेट भर लो। तुमसे उनका एक हिडन कॉन्ट्रैक्ट है जो वो मुंह पे नहीं बोलते, क्योंकि बोलना अच्छा नहीं लगता। आज हम तुम्हें पढ़ा लिखा रहे हैं, जब हम बूढ़े हो जाएंगे और हम नहीं कमा पाएंगे तो तुम हमें खिलाओगे पिलाओगे और हमारी सेवा करोगे, ठीक है ना? इट्स गिव एंड टेक। हम तो पैदा इसलिए कर रहे हैं ताकि हम, जब तुम बड़े हो जाओ और हम बूढ़े हो जाएं तो हम ऐसे सड़कों पे ना घूमें, तो तुम अपना पार्ट निभाना, ठीक है? डू नॉट बी अ बैड, अपना एंड ना पूरे करने वाले लोग मत बनना। चलो, सो वैसे ही हमारे सेल्स में डिवीजन ऑफ लेबर बोलते भी हैं। हाँ, कुछ घरों में तो बोल भी देते हैं। सो वैसे डिवीजन ऑफ लेबर है, देयर आर सर्टेन सेल्स जिन्होंने
कुछ ऑर्गन्स बनाए हैं जिनसे रेस्पिरेटरी सिस्टम बना है, तो उसका काम है बॉडी में ऑक्सीजन पहुंचाना और CO2 निकालना। देन देर आर सर्टेन सेल्स जिनका काम है डाइजेस्ट करना फूड को, है ना। देर आर सर्टेन सेल्स जिनका काम है सूसू बनाना। सो हर काम के लिए सबकी डिवीजन ऑफ लेबर है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई भी फालतू नहीं है हमारी बॉडी में, कोई भी फालतू नहीं है। सिर्फ कुछ होते हैं जो जिनका पहले काम होता था बेचारे, फिर वो उनका काम खत्म हो गया अभी तक, लेकिन वो एक्सटिंक्ट नहीं हुए हैं, बॉडी में अभी भी पड़े हैं ऐसे ऑर्गन स्ट्रक्चर्स, क्या बोलते हैं उनको, जिनका काम खत्म हो गया लेकिन अभी भी उनके स्ट्रक्चर मिल जाते हैं, वेस्टिजियल ऑर्गन्स। सो वेस्टिजियल ऑर्गन को छोड़ के कुछ भी फालतू नहीं है हमारी बॉडी में। और वेस्टिजियल ऑर्गन भी अभी हैं कुछ 1000 साल, 2000 साल, 5000, 10,000 साल, 1 करोड़ साल, अगर तब तक ह्यूमन सिविलाइजेशन बच गई फिर खत्म हो जाएंगे। ठीक है, सबका अपना अपना काम है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर में नहीं है, यूनिसेलुलर में एक ही काम करता है। तो यूनिसेलुलर पहले आए थे, दे आर प्रिमिटिव, उससे फिर एडवांस होके मल्टी सेलुलरिटी आई, दे आर एडवांस्ड। भैया पहले एक सेल बना, फिर सेल सेल को पता चला कि अगर हम जुड़ के रहें तो हमारे को ज्यादा फायदा है। डिवीजन ऑफ लेबर में हमेशा ही ज्यादा अच्छा काम होता है, तभी तो फैक्ट्री में वर्कर्स लगाए जाते हैं ना, नहीं तो फिर एक ही बंदा काम कर लेता फैक्ट्री में सारा। तो क्योंकि ताकि हमें पता है बेटर काम हो पाता है जब बहुत सारे लोग होते हैं। तो जब जो सबसे पहले सेल आए देवर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। जो सबसे पहली किंगडम आई दैट वाज मोनेरा। मोनेरा में आते थे वहां के सारे बैक्टीरिया एंड ऑल ऑफ देम वर सिंगल सेल्ड। ठीक है, बैक्टीरिया आ गया, साइनोबैक्टीरिया आ गया, और कौन सा होता है बेटा, साइनोबैक्टीरिया भी बैक्टीरिया ही है, टाइप ऑफ बैक्टीरिया है। आर्ची बैक्टीरिया आ गया, और बताओ, पीपीएलओ माइक्रोप्लाज्मा आ गया, प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म माइकोप्लाज्मा, ये सब आ गए मोनेरा में। सिंगल सिंगल सेल्ड बेचारे एक एक सेल काम चला रहे हैं, हल्का हल्का फीचर में फर्क है। जैसे कि ये नॉर्मल बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया में क्या है, थोड़ा सा इट हैज क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल है तो ये फोटोसिंथेटिक है, फोटोसिंथेसिस कर रहा है मजे से। सो है सिंगल सेल, सब अपना अपना काम चला रहे हैं। कोई फोटोसिंथेसिस करके काम चला रहा है, कोई दूसरों की एनर्जी लेके काम चला रहा है, सब अपना अपना काम चला रहे हैं, है सिंगल सेल। फिर क्या हुआ, इनमें एडवांसमेंट हो गई। ठीक है, अब ये बिल्कुल बेसिक प्रिमिटिव सेल्स हैं मोनेरा के, बेसिक प्रिमिटिव सेल्स, इतना प्रिमिटिव कि बस क्या ही बताऊं कितना प्रिमिटिव। इनके सेल का नाम होता है प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल। मतलब इतना नादान ये सेल, इतना ज्यादा नादान कि इसके अंदर नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस, नो न्यूक्लियस। अब इसका मीनिंग क्या है, नो मेम्ब्रेन बाउंड, लिख लो अभी, मतलब भी समझ में आ जाएगा। नो न्यूक्लियस, नथिंग। अब देखो, जब तुम सेल पढ़ते हो, तो तुम्हारे दिमाग में क्या इमेजिनेशन होती है, क्या इमेजिनेशन होती है, देखो तुम्हारे दिमाग में इमेजिनेशन होती है, एक कंपार्टमेंट है, थोड़ा काट लो उसको, समझ लो, ऐसे इमेजिन कर लो, दिस इज, मैंने थोड़ा सा काट लिया यहाँ से तो मुझे ऐसा दिख रहा है अंदर। तुम ऐसे इमेजिन करते हो कि एक कवर है पॉलिथीन जैसा, उसके अंदर कुछ लिक्विड भरा हुआ है, वो सेल है ना। दिस कवर, दिस इट इज कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और इसके अंदर कुछ लिक्विड बह रहा है, इसके अंदर कुछ लिक्विड भरा हुआ है। अब काट के तो ये लिक्विड बह जाना चाहिए, लेकिन हमें तो दिखाना है तो अब थोड़ा ऐसे दिखाना पड़ेगा। ये लिक्विड है, इस लिक्विड को बोलते हैं साइटोसोल, साइटोसोल। इसमें कुछ ऑर्गेनेलीज तैर रही होती हैं, जैसे कि हमने 9th-10th में पढ़ा है। जैसे कि यहाँ पे एक डबल मेम्ब्रेन से बना हुआ स्ट्रक्चर है जिसमें कि आपके क्रोमोसोम है ना, तो इसको हम न्यूक्लियस कह देते हैं। अब न्यूक्लियस में क्या है, 2 मेम्ब्रेन से कवर्ड है वो, एक ये मेम्ब्रेन रही, एक ये मेम्ब्रेन रही, 2 मेम्ब्रेन से कवर्ड है। ठीक है, साइटोप्लाज्म बता रही हूँ बेटा क्या होता है, मैं बताती हूँ। ठीक है, तो तुम्हें न्यूक्लियस है, यहाँ पे तुम थोड़ा सा और आगे चले, तुमने देखा यहाँ पे फिर से एक स्ट्रक्चर है जो डबल मेम्ब्रेन से है, उसके अंदर मेम्ब्रेन फोल्डेड है, बाहर वाली मेम्ब्रेन सीधी है। ये तुम्हें पता चला, अच्छा ये कौन सा है, दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया।
फिर तुम थोड़ा और आगे गए, तुमने देखा एक और मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, फिर से 2 मेम्ब्रेन, सबकी 2 मेम्ब्रेन नहीं होती, मैंने 2 मेम्ब्रेन वाले ही बनाए हैं। ठीक है, यहाँ पे तुमने देखा ऐसे ऐसे जैसे सिक्कों के ढेर लगे हुए हैं, यहाँ पे ऐसे सिक्कों के ढेर लगे हुए हैं, ये तुम्हें पता चला अच्छा ये क्लोरोप्लास्ट है। तो मेम्ब्रेन से बंधी हुई अंदर छोटे छोटे पैकेट्स तैर रहे हैं, इस साइटोसोल के अंदर मेम्ब्रेन से बंधे हुए पैकेट्स तैर रहे हैं, जिनको हम सेल ऑर्गेनेलीज कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट, जिनको हम सेल ऑर्गेनेलीज कहते हैं। ऐसे बहुत सारी छोटी छोटी सेल ऑर्गेनेलीज यहाँ पे तैर रही हैं। ठीक है, दीज आर कॉल्ड सेल ऑर्गेनेलीज। अब साइटोप्लाज्म प्लस साइटोसोल प्लस सेल ऑर्गेनेलीज को मिला के हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। ये जो लिक्विड है जिसमें तैर रहे हैं, लिक्विड में और भी चीजें हैं, मिनरल्स हैं, थोड़ा पोटेशियम तैर रहा है, थोड़ा सोडियम तैर रहा है, कैल्शियम तैर रहा है, और भी चीजें तैर रही हैं, लॉट ऑफ थिंग्स आर जस्ट फ्लोटिंग अराउंड, थोड़ा शुगर तैर रहा है ना, थोड़ा ग्लूकोज तैर रहा है। तो ये सारी चीजें, जो लिक्विड है जिसमें सारी चीजें तैर रही हैं, उसको साइटोसोल कहते हैं, प्लस जो ऑर्गेनेलीज होती हैं उनको मिला के वी कॉल इट द साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो एक सेल में होता ही क्या है, जो तुम पढ़ते हो सेल में होता क्या है, सेल में होता क्या है, पहला होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दूसरा होता है साइटोप्लाज्म, जो अभी तुमने जान लिया, साइटोप्लाज्म में 2 पार्ट्स होते हैं, एक तो लिक्विड साइटोसोल प्लस ऑर्गेनेलीज, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होती है। ठीक है, प्लस होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म का पार्ट नहीं है, न्यूक्लियस इज सेपरेट। न्यूक्लियस के अंदर लिक्विड भरा होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म, प्लस उसमें डीएनए भरा होता है। ठीक है, न्यूक्लियस। सो प्रोटोप्लाज्म इज साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म, मतलब न्यूक्लियस को भी ऐड कर लो, न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है, न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड भरा हुआ है वो न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, तो तुम ये चीज इमेजिन करते हो जब तुम सेल के बारे में सोचते हो, दैट इट इज लाइक अ बिग, no, this is not prokaryotic cell, this is a cell that we study, this is a eukaryotic cell actually, it is a eukaryotic cell which we study in 9th 10th and everything. अब ये सेल ऐसे ही नहीं बन गया, विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन सेम ही चीज है, बहुत सारी चीजें होंगी श्रेया। ठीक है, सो दिस इज द सेल विच इज द कंप्लीट, जैसे रेमंड से कंप्लीट मैन होता है ना, वैसे दिस इज द कंप्लीट सेल विद ऑल द ऑर्गेनेलीज। बेचारा ये प्रोकैरियोट ऐसे सेल नहीं बना पाया था शुरू में, जो प्रोकैरियोटिक सेल है ये बहुत मासूम टाइप्स का सेल है यार, इसमें कुछ नहीं था। जब प्रोकैरियोटिक सेल बना तो इट वाज नथिंग बट अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कुछ भी लिख लो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल। अब सेल वॉल इसमें देखो, जो ये वाला है यूकैरियोटिक सेल में है, इसमें सेल वॉल हो भी सकती है नहीं भी हो सकती। ठीक है, अब क्योंकि मैंने क्लोरोप्लास्ट बना दिया तो क्लोरोप्लास्ट दैट मींस इट्स अ प्लांट सेल, प्लांट सेल में सेल वॉल होएगी, तो इसके बाहर मुझे सेल वॉल बनानी चाहिए थी, वैसे इसके बाहर देखा जाए तो आई शुड हैव मेड अ सेल वॉल लाइक दिस, ऐसे इसके ऊपर एक हार्ड सेल वॉल होती है, प्लांट सेल के पास सेल वॉल होती है ना, एनिमल सेल्स के पास नहीं होती है, ऐसे सेल वॉल होती है। ठीक है, सेलुलोज नाम के केमिकल की सेल वॉल होती है प्लांट्स के पास। ठीक है, देखो जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं वो प्लांट्स में होते हैं ना, एनिमल्स में नहीं होते। जोई, ओके, एक मिनट में ना अपना दरवाजा बंद कराती हूँ, एक तो मेरा कुत्ता दरवाजा खटखटा रहा है, उसको थोड़ा सा ट्रीट्स वगैरह दे के आती हूँ, और दरवाजा वैसे मेरे को मेन डोर बंद करना है, रुक जाओ।
हाय, क्रैश कोर्स जब शुरू होगा तो बता दूंगी बेटा। मैं डॉगी मेरे साथ खेलना चाह रहा था, हट नहीं रहा था। ओके सुनो, कहता तुम लेट आई हो प्रोटोप्लाज्म देखना रिकॉर्डिंग में। अब मेरी बात सुनो। सो जब प्रोकैरियोटिक सेल बना, जब शुरू शुरू में सेल बना, तो उसकी हालात इतने ज्यादा खराब थे। देखो सेल वॉल तो बना ही लो यार, ऐसे मत करो, सेल वॉल तो होगी इसके पास। सेल वॉल बना लो। इसकी सेल वॉल ऑफ कोर्स डिफरेंट केमिकल की थी, जैसे इट वाज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन। ठीक है, और अंदर सन्नाटा था, सन्नाटा, बिल्कुल सन्नाटा, मतलब नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज वर देयर, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज। कोई चीज है तो खुले में ही घूम रही है वो, समझ रहे हो? अगर डीएनए है तो यहाँ मस्त घूम रहा है, इसका क्रोमोसोम राउंड होता है, सर्कुलर होता है, ऐसे डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का ऐसे सर्कुलर क्रोमोसोम होता है, लेकिन उसके बाहर न्यूक्लियस का कोई वो नहीं है। दिस इज डीएनए, दिस इज नॉट न्यूक्लियस, दिस इज डीएनए जो पड़ा हुआ है, क्रोमोसोम पड़ा हुआ है इसका। ठीक है, कोई भी चीज किसी भी ऑर्गेनेली में बंद नहीं है, कोई भी चीज किसी भी ऑर्गेनेली में बंद नहीं है। ठीक है, अब जैसे इसमें मान लो क्लोरोफिल है, कभी कभी फोटोसिंथेटिक भी होते थे क्लोरोप्लास्ट, ये क्या कहते हैं जो प्रोकैरियोट्स थे, तो वो ऐसे बस यही मेम्ब्रेन अंदर ऐसे फोल्ड होके कंपार्टमेंट से ऐसे बना देती थी, यहीं पे फिर थोड़ा सा क्लोरोफिल पड़ा हुआ है, क्लोरोफिल ए पड़ा हुआ है, क्लोरोफिल ए। स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे? व्हाट विल द स्ट्रक्चर बी कॉल्ड? मेसोसोम नहीं है, जिसमें क्लोरोफिल पड़ा है वो थोड़ा मेसोसोम है। इट वाज कॉल्ड अ क्रोमेटोफोर। यस, क्रोमेटोफोर। ये आपको ब्लू ग्रीन एल्गी में देखने के लिए मिलता था। ठीक है, मतलब समझ लो देयर आर नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज। तो ये बहुत ही परेशान सेल था, सब कुछ मुझे ही करना पड़ता है, क्या है ये, ना कोई ऑर्गेनेलीज है, ना कोई हेल्प है, ना कुछ भी। आई विल टीच यू एवरीथिंग, आई विल टीच यू सागर, वेट। ठीक है, फिर क्या हुआ, एक दिन इसने क्या किया, ये परेशान हो गया यार क्या है, तो ये दूसरे सेल्स को तो खाता ही था। मान लो ये फोटोसिंथेटिक नहीं है, अभी तो मैंने फोटोसिंथेटिक बना दिया इसको, मान लो ये फोटोसिंथेटिक नहीं है, तो ये दूसरे और छोटे, अपने से छोटे प्रोकैरियोट्स को खाता था। तो एक दिन इसने एक प्रोकैरियोट को खा लिया, और ये प्रोकैरियोट यहाँ पे डाइजेस्ट होने से मना कर गया, कहता मैं तो नहीं टूटूंगा, बट कहता आई विल हेल्प यू, आई विल हेल्प यू इन डूइंग योर वर्क। तो ये दिस प्रोकैरियोट अल्टीमेटली बिकेम अ सेल ऑर्गेनेल, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट ऐसे बने। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट पहले खुद बैक्टीरिया बुक्टीरिया होते थे, छोटे छोटे प्रोकैरियोट्स होते थे, फिर उसको किसी बड़े प्रोकैरियोट सेल ने खा लिया, तो वो अंदर अब सेल ऑर्गेनेली की तरह बिहेव करने लग गए। अभी साथ में डिवाइड होते हैं, जब बैक्टीरिया, ये प्रोकैरियोट का सेल जब डिवाइड होगा तो माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट खुद से डिवाइड होके आधे इधर चले जाएंगे, आधे इधर चले जाएंगे। यस, दिस थ्योरी इज कॉल्ड एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी, दिस थ्योरी इज कॉल्ड एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी। दैट मीन्स बहुत सारी सेल ऑर्गेनेलीज जैसे कि क्लोरोप्लास्ट, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया वर प्रीवियसली प्रोकैरियोटिक सेल्स, जिनको कि एक और प्रोकैरियोटिक सेल ने खा लिया। सो इंस्टेड ऑफ डाइजेस्टिंग देम, दे ऑफर्ड द बिगर सेल अ डील कि हमें डाइजेस्ट मत कर, वी विल हेल्प यू, यू नो, लिव योर लाइफ। सो दे बिकेम सेल ऑर्गेनेलीज। और हमें पता कैसे चलता है कि भैया ये अलग से पहले वो थी, देवर सेपरेट सेल्स, बिकॉज इनके पास अपना अंदर अपना डीएनए होता है, दे हैव देयर ओन डीएनए, दे हैव देयर ओन राइबोसोम्स। समझ रहे हो? आई डोंट नो ये रियल है या हाइपोथेसिस है, अभी तक तो रियल ही लगती है। समझिए, दिस इज हाउ यूकैरियोट्स वर फॉर्म्ड, प्रोकैरियोट्स से ऐसे यूकैरियोट्स बने थे। तो हमारा इस चैप्टर को जो हम डिवाइड कर रहे हैं, इट हैज 3 स्टेप्स। व्हाट वी विल स्टडी, वी विल स्टडी सेल थ्योरी, पहला पार्ट, जिसमें हम बकवास बकवास साइंटिस्ट के बकवास बकवास नाम पढ़ेंगे। देन वी विल स्टडी अबाउट प्रोकैरियोटिक सेल,
Then we'll study about eukaryotic cell. हालांकि मुझे तुम्हें ये सेल थ्योरी सबसे पढ़ानी चाहिए, लेकिन मैं अपना मूड नहीं खराब करना चाहती पढ़ा के, सो ये मैं तुम्हें सबसे बाद में पढ़ाऊंगी. आई विल स्टार्ट विद प्रोकैरियोटिक सेल. मतलब इतने साइंटिस्ट कौन पढ़ना चाहता है यार? शीडन, श्वान, विरशॉ, रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट हुके, ल्यूविनहोक, कौन पढ़ेगा इतना? अभी यूट्यूब पे शेड्यूल दे दूंगी बेटा. हाँ, याद करा दूंगी, लेकिन अभी नहीं कराऊंगी. आएंगे तो आएंगे एग्जाम में, तो बिल्कुल आएंगे. पढ़ने तो है ही है, लेकिन ये बाद में पढ़ेंगे. लेट अस, बुरी चीजों को बाद के लिए टाल दिया जाए. तो हम प्रोकैरियोटिक सेल से शुरू करेंगे सीधा. वी विल स्टडी अ प्रोकैरियोटिक सेल इन डिटेल. नाउ ये तो सिर्फ इंट्रोडक्शन था कि प्रोकैरियोटिक सेल कैसा दिखता है, यूकैरियोटिक सेल. ऑल्सो अ प्रोकैरियोटिक सेल इज वेरी वेरी स्मॉल. ठीक है, इट्स वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू यूकैरियोटिक सेल. मतलब कहीं 10 टाइम्स 20 टाइम्स बड़ा होता है यूकैरियोटिक सेल कंपेयर टू प्रोकैरियोटिक सेल. ठीक है. अगर कभी तुमने सोचा कि व्हाई आर सेल्स सो स्मॉल इन जनरल, व्हाई द सेल हैज टू बी, जैसे कि तुम्हारे एक इसमें हजारों करोड़ों सेल हैं इस वक्त फिंगर की टिप पे, व्हाई द सेल हैज टू बी सो स्मॉल? बड़े भी तो बन सकते हैं सेल. बिकॉज दे आर फंडामेंटल यूनिट. ये क्या बात बनी? व्हाई? ईंटें भी तो फंडामेंटल यूनिट है. ईंटें क्यों नहीं तुमने माइक्रोस्कोपिक बना ली? वैसे बता रही हूँ तुम्हें, जनरल फैक्ट है, नीट में नहीं आएगा. बिकॉज कुछ ऐसा होता है कि वॉल्यूम बढ़ने के साथ, जैसे तुम लिक्विड अंदर भरोगे, सेल का साइज बढ़ाओगे, जैसे कि डायमीटर बढ़ाओगे बेसिकली, तो वॉल्यूम रेडियस के क्यूब में बढ़ता है ना. जहां तक मुझे याद है, मेरे को मैथ्स इतनी याद नहीं, जो वॉल्यूम होता है वो रेडियस के क्यूब में बढ़ता है. और जो सरफेस एरिया होता है, वो रेडियस के स्क्वायर के हिसाब से बढ़ता है. इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस का स्क्वायर, कुछ ऐसा होता है. तो कहने का मतलब बेसिकली है, मुझे फॉर्मूला नहीं याद, कोई वॉल्यूम का फॉर्मूला बताना. स्फीयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला. मीट्रिक 4/3 पाई आर क्यूब. ये 4/3 पाई आर क्यूब ये होता है. अरे ये तो अपन 10वीं में 9वीं में पढ़ते थे. ऐसे बिहेव कर रहे हो, हम तो मेडिकल के, हमें तो नहीं आता. सरफेस एरिया का क्या होता है? सरफेस एरिया का क्या होता था ना? सरफेस एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर तो होता है. क्या पाई आर स्क्वायर? सीधा सिर्फ पाई आर स्क्वायर ही होता है और कुछ नहीं. ये तो समझ रहे हो, जैसे आर बढ़ेगा, एक सेल का आर जैसे बढ़ेगा, रेडियस बढ़ेगा, वॉल्यूम आर क्यूब में बढ़ेगी और सरफेस एरिया आर स्क्वायर में बढ़ेगा. दैट मीन्स वॉल्यूम विल इंक्रीज मोर rather देन सरफेस एरिया. और सरफेस एरिया बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा. सरफेस एरिया से ही चीजें अंदर आती हैं, बाहर जाती हैं. ठीक है. तो सरफेस एरिया हमारे पास कम रह जाएगा. अगर हम साइज बहुत बड़ा कर देंगे सेल का, तो वॉल्यूम बहुत ज्यादा हो जाएगी, और उनके उस वॉल्यूम को संभालने के लिए जितना सरफेस एरिया चाहिए, जितनी चीजें अंदर बाहर करनी पड़ेंगी, उसके हिसाब से सरफेस एरिया कम रह जाएगा. ऑल्सो न्यूक्लियस को चीजें संभालने में उतना ही मुश्किल हो जाएगा. न्यूक्लियस कहेगा यार मैं इतना छोटा सा, सेल इतना बड़ा. न्यूक्लियस हर चीज को संभालता है, हर चीज को कमांड करता है ना. कैसे कमांड करेगा? यहाँ से दूर दूर कैसे कमांड कर पाएगा? इसीलिए सेल्स को नेचर ने छोटा ही बनाया है. मिटा दो, क्वेश्चन नहीं आएगा, चिंता मत करो. नो श्रेया, प्रोकैरियोट्स आर वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू यूकैरियोटिक सेल्स. अब सुनो, अगर मैं प्रोकैरियोटिक सेल बनाऊं, सो पहले देख लेते हैं कैसा होगा वो. हियर आई विल फाइंड अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. तुम्हें पता है प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में इतने डिफरेंस है, लेकिन एक चीज सेम रहती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम होता है प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स का. थोड़ा बहुत कुछ डिफरेंस होता है, और ये नीट में क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी. इट हैज ऑलरेडी कम इन नीट. Which of the following organelles is almost same for prokaryote and eukaryote? ठीक है. सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर हम आगे पढ़ेंगे. जो सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर मैं पढ़ाऊंगी वो ऑलमोस्ट कॉमन होगा प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के लिए. ठीक है.
सो पहले तो बैक्टीरिया अपनी कवरिंग के लिए बहुत सारी चीजें रखेगा। बैक्टीरिया को डर बहुत लगता है कि यार मुझे तो कोई भी मार के चला जाएगा, कुछ भी हो सकता है। पहले सेल मेम्ब्रेन होगी, उसके बाहर इसकी सेल वॉल होगी, विच विल बी मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन नाम का केमिकल। पेप्टिडोग्लाइकन का केमिकल नेचर क्या है? सेल वॉल। पेप्टिडोग्लाइकन का केमिकल नेचर क्या है, मैं ये पूछ रही हूँ। इट इज अ कार्बोहाइड्रेट। तुम्हारा आंसर ये होना चाहिए था बेसिकली। नैग नैम ठीक है वेबर, लेकिन केमिकल नेचर क्या है? इट इज अ कार्बोहाइड्रेट। अभी तुम बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ोगे, अलग अलग प्रकार का बायोमोलिक्यूल होता है, तो भैया केमिकल नेचर ही होता है, या तो वो प्रोटीन है, या तो वो डीएनए है, या तो वो कार्बोहाइड्रेट है। समझ रहे हो? इस तरीके से केमिकल नेचर होते हैं। जब मैं बात करूं केमिकल नेचर, या तो वो लिपिड है, ये होते हैं केमिकल नेचर। ओके, इसके बाहर एक और कवरिंग आती है, सो इट इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन। पेप्टिडोग्लाइकन लिख लो, लिख लो। ये भी क्वेश्चन आ जाता है पेप्टिडोग्लाइकन, इतना सिंपल क्वेश्चन भी आ जाता है कि सेल वॉल बताओ प्रोकैरियोट्स की, मोनेरा की किस चीज की बनी होती है। इसके बाहर एक और कवरिंग आती है, विच इज मेड अप ऑफ प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स। इट इज कॉल्ड ग्लाइकोकैलिक्स। नाम से पता चल रहा है, कैलिक्स मतलब कवरिंग, ग्लाइको जो वर्ड होता है वो कार्बोहाइड्रेट के लिए यूज होता है। ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स दो प्रकार की हो सकती है, हार्ड हो सकती है, सॉफ्ट हो सकती है। अगर ये सॉफ्ट है तो इसको स्लाइम लेयर बोलेंगे, अगर ये हार्ड है तो इसको कैप्सूल बोलेंगे। कैप्सूल लिखो। अगर ये सॉफ्ट सी है, नाजुक सी है, चिपचिपी सी है, देखो यार, ग्लाइको जहां वर्ड आ गया ना, इफ आई एम सेइंग ग्लाइको, दैट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट अ कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, जहां वर्ड आ गया प्रोटियो, दैट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट ऑब्वियसली अ प्रोटीन। अगर एक वर्ड आ गया लाइपो, दैट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट अ लिपिड, फैट, ऑयल। ठीक है, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट फॉस्फो, मतलब वहां पे फॉस्फेट ग्रुप लगा हुआ है। बेसिकली PO4 2 नेगेटिव होता है, फॉस्फेट ग्रुप वहां पे लगा हुआ है। समझ रहे हो? इसमें ये सारे इंडिकेशन है, तुम्हें पता चलना चाहिए। ग्लाइकोकैलिक्स में ग्लाइको कार्बोहाइड्रेट के लिए बिल्कुल। ग्लाइकोकैलिक्स बेटा यूकेरियोट्स में जरूरी नहीं कि हो, यूकेरियोट्स के कुछ सेल में हो सकती है, कुछ वैसे हम पढ़ते नहीं, यूकेरियोट्स में हम पढ़ाते ही नहीं ग्लाइकोकैलिक्स। ठीक है, डेली ये चैप्टर इस टाइम पे होगा नहीं बेटा। इसकी एक क्लास अभी है, एक क्लास 8 बजे है ओजस्विनी, एक क्लास सुबह 7 बजे है, और एक क्लास कल 1 बजे है। मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पे इसका शेड्यूल डाला है। टेलीग्राम ऋतु रतेवाल लिखो टेलीग्राम पे, मेरा ग्रुप आ जाएगा, उसको ज्वाइन कर लो। तो मैं चाह रही हूँ कल तक ये चैप्टर खत्म करा दो तुम्हें। मैंने प्रोटीन क्यों बोला? मैंने बोला प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। ग्लाइकोकैलिक्स में प्रोटीन भी होगा, कार्बोहाइड्रेट भी होगा। ठीक है, सो इसका शेड्यूल है बेटा, आज 6 PM जो मैं पढ़ा रही हूँ, आज 8 PM, दिस इज फॉर टुडे। देन टुमारो इसका शेड्यूल है सुबह मॉर्निंग 7 AM, देन 1 PM, और परसों शायद मैं इसका तुम्हें क्वेश्चंस करा दूं। म्यूरिन क्या होता है? म्यूरिन भूल गया यार मैं, क्या होता है, दिमाग से निकल गया म्यूरिन। अभी यूट्यूब पे नहीं पढ़ाऊंगी, यूट्यूब पे बाद में पढ़ेंगे बेटा। ठीक है, सो ये तो हो गई बैक्टीरिया की कवरिंग, जिसके अंदर बैक्टीरिया छुप के बैठा हुआ है। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन और वॉल में भाई जमीन आसमान का डिफरेंस है। अंजलि, सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर भी कराऊंगी, सेल वॉल का स्ट्रक्चर भी कराऊंगी। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन का बेसिक काम क्या होता है वैसे मैं तुम्हें बता देती हूँ। मान लो इस सोडियम को अंदर जाना है, ठीक है, समथिंग वांट्स टू गो इन और समथिंग वांट्स टू गो आउट, तो सेल मेम्ब्रेन इज द बेसिक बैरियर जो ये डिसाइड करेगा कौन अंदर आएगा और कौन अंदर नहीं आएगा। इट इज द सिलेक्टिवली परमिएबल बैरियर, और ये सब में ऐसा है, यूकेरियोट्स में भी ऐसा ही है, सिलेक्टिवली परमिएबल बैरियर। मतलब ये कुछ चीजों के लिए परमिएबल है, कुछ चीजों को नहीं घुसने देगा। ठीक है, सेल वॉल का ऐसा कोई काम नहीं होता। सेल वॉल का काम होता है बेसिकली
शेप को मेंटेन करना और प्रोटेक्शन। सेल वॉल ऑलमोस्ट फ्रीली परमिएबल है, सेल वॉल से कोई भी चीज इजीली क्रॉस कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं, सेल मेम्ब्रेन पे आके रुकेगी। इसका काम क्या है, लिख लो, यहाँ पे मेरे पास लिखने के लिए जगह नहीं है। इट इज फ्रीली परमिएबल, लिख लो कहीं पे, सेल वॉल इज फ्रीली परमिएबल इन ऑल द सेल्स। सेल वॉल का काम है प्रोटेक्शन, शेप मेंटेनेंस। प्रेरणा बेटा कहाँ से सो के उठ रहे हैं बच्चे। सेल मेम्ब्रेन को ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं प्रेरणा। सेल वॉल इज प्रेजेंट इन ऑल प्रोकैरियोट्स एक्सेप्ट, सायरा, एक्सेप्ट बच्चों। वेरी गुड, वेरी गुड। किसने आंसर दिया, एक्सेप्ट दिस। ये भी नीट का क्वेश्चन है, नीट में आ चुका है ये क्वेश्चन एक्चुअली। लिखो, सेल वॉल नहीं सिलेक्टिवली परमिएबल होती रक्षिता, सेल वॉल फ्रीली परमिएबल है। तरन्नुम पूछ रही है मैम प्रोकैरियोटिक ह्यूमन होता है क्या। हाँ बेटा, पक्का ही होता होगा, तुम ही हो वो प्रोकैरियोटिक ह्यूमन। सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स है सारे प्रोकैरियोट्स, ऑल प्रोकैरियोट्स आर समझ रहे हो। लिख लिया, सेल मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमिएबल, वो डिसाइड करेगी अंदर क्या आता है क्या नहीं। सेल वॉल इज फॉर प्रोटेक्शन, शेप को मेंटेन करेगा। नहीं दोबारा नहीं बनाने नोट्स विशाल, ठीक है ना। इसका डीएनए जो न्यूक्लियस में होना चाहिए था वो न्यूक्लियस में नहीं है, वो खुला नंगा पड़ा हुआ है, ठीक है, इसलिए इसको नेकेड डीएनए भी बोलते हैं। इसके क्रोमोसोम, एक ही क्रोमोसोम होता है इसके बाद, पहली बात तो हमारी तरह बहुत सारे नहीं होते, और इसका सर्कुलर क्रोमोसोम होता है ऐसे। इसका डीएनए डबल स्टैंडर्ड है ऐसे जैसे हमारा है, इट इज अ सर्कुलर क्रोमोसोम, सिंगल ही क्रोमोसोम होगा, ज्यादा नहीं, ठीक है, जो कि इसके ग्लाइकोकैलिक्स का बेटा प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन श्रेय, ठीक है, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर, बिल्कुल बिल्कुल डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होगा इसमें, डबल स्टैंडर्ड होगा, ठीक है। अब क्या है, अगर डीएनए है तो उससे आरएनए बनेगा, तो डीएनए से मान लो मैं यहाँ आरएनए बना रही हूँ, आरएनए, डीएनए से आरएनए बनता है, डीएनए के साथ आरएनए बना होता है, ठीक है। अब आरएनए से बनेगा प्रोटीन, ठीक है, यही होता है, तुम्हें ये बात तो पता ही होगी बेसिक। डीएनए से बनता है आरएनए, आरएनए से बनता है प्रोटीन। जिसे नहीं पता जान लो, डीएनए से आरएनए बनने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। आरएनए से प्रोटीन बनने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन। कभी कभी कुछ कुछ वायरसेस में आरएनए से डीएनए भी बन जाता है, कुछ वायरसेस में आरएनए से डीएनए भी बनता है, तो उसको क्या बोलते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। जब डीएनए से डीएनए की कॉपी बनती है, जब सेल डिवाइड करेगा तो एक क्रोमोसोम से दो क्रोमोसोम बनेगा ना, डीएनए से डीएनए भी रेप्लिकेट होगा, तो इसको क्या बोलेंगे, डीएनए रेप्लिकेशन। नोट कर लेंगे इसको, इस पे नीट में क्वेश्चन आते हैं बहुत सारे, कौन सा क्या है। यस, दिस होल थिंग इज कॉल्ड सेंट्रल डॉगमा। हालांकि ये जेनेटिक्स में पढ़ते हो आप, लेकिन क्वेश्चन पूछ के नहीं आता ना बेटा, जेनेटिक्स पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, क्वेश्चन तो आ ही जाएगा, आज पढ़ लोगे तो आगे फायदा रहेगा।
क्या पता नीट में तुम्हें कहाँ की बात कहाँ याद रह जाए। नोट करो चलो। मैम नींद आ रही है क्या आपको? तुमको क्या है? हैं? आए बड़े। यार मैं सोच रही हूँ आज मैं 8 बजे की क्लास ले पाऊंगी, मेरा गला दुख रहा है ऑलरेडी। लूंगी तो सही, कब तक खत्म तो करेंगे क्लास। लिखो इसको, लिखो। जनरली सेल्स में ऐसे ही होता है, डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनता है। तो 6 से 8 बजे तक पढ़ाती थोड़ी देर होंगी, सो हम 6 से 7 पढ़ा लूंगी, 7:30 पढ़ा लूंगी, टाइम मिलेगा ना बीच में। डन। अब सुनो, ऐसे आरएनए बनता है, तो मतलब तुम्हें इसके साइटोप्लाज्म में आरएनए भी पड़ा हुआ मिलेगा। आरएनए तो पड़ा हुआ मिलना भी चाहिए, कोई ऑर्गेनेल ही थोड़े बे, वो सेल बाउंड ऑर्गेनेल ही थोड़े बे। लेकिन आरएनए से प्रोटीन बनाने के लिए इसके ऊपर कुछ चीजें बंदर की तरह चिपक जाती हैं। जैसे विक्रम की पीठ पे बेताल चिपकता है, वैसे कुछ बर्गर जैसी चीजें इसके ऊपर चिपक जाती हैं ऐसे, ताकि इससे प्रोटीन बन सके। बेटा आरएनए से जो प्रोटीन बनता है ना, वो ऐसे नॉर्मली नहीं बन जाता है, विद द हेल्प ऑफ राइबोसोम्स। राइबोसोम्स की मदद से मिलता है, राइबोसोम की मदद से मिलता है। तो यहाँ पे ऐसे राइबोसोम चिपके होते हैं बेटा इसके ऊपर, ताकि इससे प्रोटीन बना सके। और साथ साथ में प्रोटीन बन रहा होता है, यहाँ पे ऐसे प्रोटीन बन रहा होता है। ये ग्रीन में प्रोटीन बनाया मैंने, ठीक है। सो राइबोसोम्स, दीज आर राइबोसोम्स। ये बाउंड राइबोसोम्स है। these ribosomes are bound on the आरएनए। आपको फ्री राइबोसोम भी मिल जाएंगे, ऐसे पड़े हुए फ्री राइबोसोम भी मिल जाएंगे, ऐसे फ्री पड़े हुए, ठीक है। ऐसे ये फ्री राइबोसोम भी मिल जाएंगे आपको। दोनों ही राइबोसोम है, ये भी राइबोसोम है और ये भी राइबोसोम है। एंड दिस स्ट्रक्चर with one RNA and a lot of ribosomes, this structure is called a polysome. पॉलीराइबोसोम भी बोल सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे राइबोसोम लगे हुए हैं, बट पॉलीसोम भी बोल सकते हैं इसको। अब तुम जब आगे पढ़ोगे, जब तुम जेनेटिक्स पढ़ोगे, तब तुम जानोगे कि पॉलीसोम सिर्फ प्रोकैरियोट्स में मिलता है, यूकैरियोट में नहीं मिलता। यूकैरियोट में एक आरएनए पे एक ही राइबोसोम लगा होता है, इतने सारे नहीं लगते। अब उसका भी रीजन है, अब क्या करें, जेनेटिक्स पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। कुछ चीजें सेल में होती है जो जेनेटिक्स में समझ में आती है, कुछ चीजें जेनेटिक्स में होती है जो सेल में समझ में आती है। कहीं ना कहीं तो शुरुआत करनी पड़ेगी। पॉलीसोम सिर्फ प्रोकैरियोट्स में मिलता है, ये भी कॉपी में लिख लो, यूकैरियोट में मिलता ही नहीं। पॉलीसोम क्या है? व्हाट इज अ पॉलीसोम? वन आरएनए पे बहुत सारे मल्टीपल राइबोसोम चिपके हुए हैं। अब यार मैंने तो कहा था सेल ऑर्गेनेलीज होती नहीं, तो राइबोसोम तो सेल ऑर्गेनेल लग रही है यहाँ पे, है? ये तो गलत हो गया। राइबोसोम तो सेल ऑर्गेनेल लग रही है, यहाँ पे सेल ऑर्गेनेल तो होनी नहीं चाहिए। तो बेटा होता ये है कि राइबोसोम इज एक्चुअली नॉट अ सेल ऑर्गेनेल, कम से कम मेम्ब्रेन बाउंड तो नहीं होती है। इट इज नॉट बाउंड बाय मेम्ब्रेन, इट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ आरएनए। इट इज बेसिकली आरएनए प्लस प्रोटीन। आरएनए के धागे में कुछ कुछ प्रोटीन लिपटा होता है। कौन सा आरएनए? आर आरएनए। आर आरएनए, जैसे ये आर आरएनए है, दिस इज आर आरएनए, ऐसे वो ऐसे लिपटा होता है, प्लस बीच बीच में उसके कुछ प्रोटीन पड़े होते हैं, ऐसे प्रोटीन पड़े होते हैं, ये प्रोटीन पड़े, दिस इज आरएनए, दिस इज प्रोटीन। ऐसे राइबोसोम बनता है। तो ये मेम्ब्रेन से बंद नहीं है, इसके ऊपर कोई कवर नहीं है। और इसके दो पीस मिलते हैं, हर राइबोसोम में आपको दो पीस मिलेंगे। एक आपको ऐसे एक बड़ा पीस मिलेगा, एक आपको एक छोटा पीस मिलेगा। तो इसकी दो सब यूनिट्स होती हैं। बड़े वाले सब यूनिट को हम बोलते हैं 50s सब यूनिट, और छोटे वाले को हम बोलते हैं 30s सब यूनिट। अब इसको जोड़ के आप बोलोगे कितनी एस हो गई? 80s हो गई। लेकिन हम इसको बोलते हैं बेटा, टोटल को मिला के बोलते हैं 70s। ये सीधा ये प्लस होके 80s नहीं बना देना इसको, it is not going to add like this. So 70s ribosome is actually characteristic of prokaryotes. अगर आप यूकैरियोट में राइबोसोम की बात करोगे,
अगर आप यूकेरियोट में भी राइबोसोम तो होंगे ही, जहां पे भी प्रोटीन बनना है, बिना राइबोसोम के प्रोटीन नहीं बनेगा। तो अगर यूकेरियोट में बात करोगे वहां पे भी ऐसे राइबोसोम होगा, आरएनए होगा, प्रोटीन होगा, आरएनए होगा, प्रोटीन, लेकिन इसका थोड़ा बड़ा बड़ा साइज होगा। इसकी यूनिट होगी 60s, इसकी यूनिट होगी 40s, और इनको मिला के आपको 100s लगेगा, लेकिन इट इज 80s। ये लर्न करना है, रट्टा मारना है। अब ये एस क्या है, और फिर हम सीधा क्यों नहीं ऐड कर देते? एस इज स्वेडबर्ग कॉफिशिएंट, नोट कर लेंगे, ये भी नीट में आ सकता है। स्वेडबर्ग coefficient, and it is a measure, it is an indirect measure of density and size. It is a, ऊपर लिखो नीचे लिखो, ऊपर लिखते हो, indirect measure of density and size. indirect, डायरेक्ट मेजर नहीं। कुछ समझ रहा है लिखा हुआ? गन तो मैंने बहुत मचा दिया, कुछ समझ में आ रहा है? हाँ, बाकी 10 भाई डायरेक्टली ऐड नहीं करते, मेरे को नहीं पता क्यों नहीं करते यार, मेरे को नहीं पता, मैंने नहीं सीखा ये। कोई लॉजिक, मेरे पास कोई लॉजिक नहीं है इसका, मैं सही बता रही हूँ। और यार मेरे को लग रहा है मैं 8 बजे की क्लास नहीं ले पाऊंगी, गला दर्द हो रहा है मेरा। फिर लूंगी कब? कल सुबह 7 बजे फिर क्लास है। मुझे मालूम था, चुप करो तुम, आए बड़े। हाँ ये इंपॉर्टेंट है भाई, नीट में आएगा, नीट बजाय नीट में आएगा। पहले लिखो फिर समझाऊंगी, लिखो। जो ये 50s, ये जो 30s है ना, ये बेसिकली इनकी डेंसिटी और साइज से रिलेटेड है। मतलब बेसिकली ये साइज से रिलेटेड है, बट इट इज नॉट एग्जैक्टली भाई 50 इतना बड़ा है, 30 इतना बड़ा है, तो दोनों को जोड़ के 80 बना देंगे, ऐसा नहीं होगा। अब ऐसा क्यों नहीं होगा वो मुझे नहीं पता है। इसको जोड़ के 70s बनाना है, मेरे को रियली में नहीं पता, नहीं तो मैं बता देती, मैं सच बता रही हूँ। मैंने भी ऐसे लर्न किया हुआ है, तुम लोग भी लर्न करो। आई डोंट नो, मैंने इसके बारे में पढ़ा नहीं है, मुझे पढ़ना पड़ेगा। राइबोसोम यूकेरियोट्स में भी होते हैं, लेकिन वो थोड़े बड़े होते हैं साइज में, तो उसकी बड़ी यूनिट 60 की होती है, 40 की होती है, जो कि 100 बनना चाहिए, बट बनता 80 है। मुझे पढ़ना पड़ेगा क्यों, ठीक है। हाँ सेडिमेटेशन कॉफिशिएंट है, वो सब ठीक है, बट क्यों, बाय व्हाट इज द लॉजिक, मेरे को नहीं पता, वो मैं पढ़ के बताऊंगी, ठीक है। पॉलीसोम एक बच्चा पूछ रहा था, वो क्या होता है बेटा? आरएनए के साथ जब बहुत सारे राइबोसोम लगे हो तो, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पे आपको इसके अलावा आपको एक और कोई, ओ आपस में नहीं लगे रहो, मेरी बात सुनो। इसके अलावा तुमको और कोई सरप्राइज नहीं मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। जो राइबोसोम में सरप्राइज मिलना था वो मिल चुका। अब बेटा ज्यादा कुछ है ही नहीं इसमें, इनके पास कोई कंपार्टमेंट नहीं होता, तो इनको कुछ भी बनाना होता है तो यही फोल्ड करनी पड़ती है, मेम्ब्रेन ही फोल्ड करनी पड़ती है। जैसे अगर इनको मान लो अपना, मान लो ये फोटोसिंथेटिक है, अपना क्लोरोप्लास्ट स्टोर करना है, तो ये यहीं पे फोल्ड करके बस स्टोर कर लेंगे। इस स्ट्रक्चर को बोल देंगे क्रोमेटोफोर, जैसा कि ब्लू ग्रीन एल्गी में होता है। उनके पास क्लोरोफिल ए जो होता है इसमें स्टोर्ड होता है। अब तुम्हें पता है माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? यूकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, कुछ आइडिया है? कहाँ है मेरा यूकैरियोटिक सेल? ये रहा। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? हमारा माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? बेसिकली ग्लूकोज को ऑक्सीजन के साथ तोड़ के एटीपी बनाने में मदद करता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन, और ये हर सेल में होगी, एटीपी तो हर सेल को चाहिए ना। सेलुलर रेस्पिरेशन करने में मदद करता है, इसके लिए एक अलग से चैप्टर है प्लांट रेस्पिरेशन, उसमें हम पढ़ेंगे ये वाली चीज।
ग्लूकोज को O2 के साथ तोड़ के जोड़ के मतलब कि ATP बनाता है, ग्लूकोज को तोड़ता है ऑक्सीजन की मदद से। सो बेटा इसको भी सेलुलर रेस्पिरेशन तो करनी है, पर इसके पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, तो ये क्या करेगा? कुछ नहीं, फिर फोल्ड कर लो, फिर फोल्ड कर लो, फोल्ड कर लो, और जो माइटोकॉन्ड्रिया के एंजाइम्स थे वो इसके ऊपर लगा लो, ये एंजाइम्स यहाँ पे चिपका लो, यहीं पे रेस्पिरेशन कर लेगा। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड मीसोसोम। मीसोसोम, ठीक है। मीसोसोम के और भी बहुत सारे काम है। मीसोसोम सेलुलर रेस्पिरेशन में काम आएगा, सेलुलर रेस्पिरेशन में काम आएगा, और भी कुछ चीजें, जैसे देखो इधर, मान लो इस बैक्टीरिया को डिवाइड करना है, ये इसका क्रोमोसोम है, ठीक है, तो इसने 2 क्रोमोसोम बना लिए, 2 क्रोमोसोम तो बनेंगे, तो क्या होगा, यहाँ पे जो मीसोसोम है वो भी 2 बन जाएंगे, मीसोसोम भी अपने आप को डिवाइड कर लेगा, देयर विल बी 2 मीसोसोम, एक मीसोसोम इससे चिपक जाएगा, एक मीसोसोम इससे चिपक जाएगा, ठीक है, फिर ये खींच के इसको इधर ले जाएगा, ये इधर ले जाएगा, तो बेसिकली यहाँ से डिवीजन करने में भी हेल्प कर रहा है। जो जेनेटिक मटेरियल है उनको 2 सेपरेट जगहों पे सेपरेट करने के लिए 2 सेल्स में वो हेल्प कर रहा है। सो सेल वॉल फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है ये। सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, सेल वॉल फॉर्मेशन, डिवीजन ऑफ क्रोमोसोम्स, ये सारे फंक्शंस में ये हेल्प करता है, ठीक है जी। और क्या मिलेगा हमें यहाँ पे? एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मिलती है यहाँ पे, जो कि यूकेरियोट्स में नहीं मिलती है आपको। ये जैसे हमारे पास तो स्टोरेज ऑर्गन्स होते हैं ना, जैसे हमारे पास चीजें स्टोर करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, जैसे 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 कहाँ है हमारा सेल, ये रहा, इसमें एक स्ट्रक्चर बनाया मैंने, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट इज एक्चुअली अ पार्ट ऑफ ऑर्गेनेलीज कॉल्ड प्लास्टिड्स, जो कि स्टोर करने के काम आती हैं चीजें, ठीक है। प्लास्टिड में क्लोरोप्लास्ट जो है वो क्लोरोफिल को स्टोर करेगा, ठीक है। देन एक ल्यूकोप्लास्ट भी होते हैं, जो मैं तुम्हें आगे पढ़ाऊंगी। ल्यूकोप्लास्ट में आगे टाइप्स होते हैं, जैसे इलायोप्लास्ट वो फैट स्टोर करते हैं, जैसे अमाइलोप्लास्ट वो कार्बोहाइड्रेट स्टोर करते हैं, जैसे कि एल्यूरोप्लास्ट वो प्रोटीन स्टोर करते हैं। सो प्लास्टिड्स एक्चुअली स्टोर थिंग्स, ठीक है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे स्टोर करने के लिए कुछ है नहीं, तो हम अपनी चीजें ऐसे बिखेर के रखते हैं, साइटोप्लाज्म में बिखेर के रखते हैं। सो वी फाइंड समथिंग वेरी यूनिक इन प्रोकैरियोट्स कॉल्ड ग्रेन्यूल्स, जैसे कि यहाँ पे साइनोफाइजियन ग्रेन्यूल्स हो गए, यहाँ पे ग्लाइकोजन के ग्रेन्यूल्स हो गए, ठीक है। ऐसे कहीं तो स्टोर कर नहीं सकते, साइटोप्लाज्म में ही घूम रहे हैं। सो इसमें एनसीईआरटी में एक प्रॉपर टर्म है इसके लिए, रुको मैं बताती हूँ। प्रोकैरियोटिक सेल का एक बार वो भेज देना प्लीज, स्क्रीनशॉट भेज देना, एनसीईआरटी वाला पढ़ाती हूँ। These granules, ये जो स्टोरेज ग्रेन्यूल्स हैं, these are called inclusion bodies, एंड ये सिर्फ आपको प्रोकैरियोट्स में मिलेंगी, यूकैरियोट्स में तो ढंग से पैक हो जाती हैं, ये सेल ऑर्गेनेल्स में पैक हो जाती हैं। तो इसमें आपको कौन कौन सी मिलेंगी? यू विल फाइंड फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स, फॉस्फेट के ग्रेन्यूल्स होंगे, यू विल फाइंड साइनोफाइजिन ग्रेन्यूल्स, साइनोफाइसियन ग्रेन्यूल्स, देन यू विल फाइंड ग्लाइकोजन, क्योंकि ग्लाइकोजन इनका स्टोर्ड फूड है, तो कहाँ स्टोर करेंगे? स्टोर करने के लिए कोई बक्सा तो है नहीं इनके पास। ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स, ये पढ़े जा रहे हैं तुमसे, मैंने क्या लिखा है। साइनोफाइजिन स्टार्च बेसिकली जो ब्लू ग्रीन एल्गी होता है ना, साइनोबैक्टीरिया होता है, उनका स्टोर्ड फूड होता है, तो बेसिकली ये भी स्टोर्ड फूड है, साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल जो है। ग्लाइकोजन सारे बैक्टीरिया का स्टोर्ड फूड होता है, ठीक है, तो ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स मिलके स्टोर्ड फूड है तो 2। बाकी फॉस्फेट फॉस्फेट इनको चाहिए होते होंगे अपनी जिंदगी के लिए, तो ये कुछ फॉस्फेट स्टोर करके रख लेते हैं, समझ रहे हो। तो ये इनकी इंक्लूजन बॉडीज ऐसी पड़ी हुई है। मेरे को देख लेने तो मेरा क्या रह गया इसमें पढ़ाने को, ऐसा तो कुछ नहीं है जो रह गया हो। बस मेरे को सेल की प्रोजेक्शंस करानी है, एक बार ये बना लो, क्योंकि इसमें नहीं बन पाएंगी, सो आई टीच यू सेपरेटली। प्लास्टिड्स तो यूकैरियोट में आएगा, सुबनीत बेटा सो के जाग रही है हैं। मीसोसोम डिवीजन कैसे कराता है? मीसोसोम पकड़ लेता है, जो नए नए क्रोमोसोम बने होते हैं ना, उनको पकड़ लेता है ऊपर से,
फिर सेपरेट कर देता है ऐसे, फिर बीच में से सेल डिवाइड हो जाता है। एनसीईआरटी भेज दिए? हाँ हाँ, ये स्लाइड्स अवेलेबल होती हैं तुम लोगों के लिए। प्लास्टिड बेटा यूकेरियोट में पढ़ेंगे प्रेरणा। हाय, यूकेरियोट पढ़ाऊंगी ना, प्रोकैरियोट तो पढ़ लो पहले। ओ कितना बड़ी, प्लाज्मिड बत बोलना चाह रहा है तू प्रवीण। प्लास्टिड नहीं, एक चीज तो रह ही गई थी। ओहो हो, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रोकैरियोट्स में और ये यूकेरियोट्स में नहीं होता। अपने सर्कुलर क्रोमोसोम के अलावा छोटे छोटे पीसीज ऑफ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए ऐसे घूम रहे होते हैं बेटा, साइटोप्लाज्म में घूम रहे होते हैं, जो कि क्रोमोसोम्स नहीं होते। इनमें कोई ऐसा कोई असेंशियल जीन भी नहीं होता कि जैसे मैं इसका प्लाज्मिड निकाल दूं, इनको प्लाज्मिड बोलते हैं बेटा, इनको प्लाज्मिड बोलते हैं, और ये सिर्फ प्रोकैरियोट्स में मिलता है। अच्छा, प्लास्टिड नहीं प्लाज्मिड लिखा था तुमने, अच्छा अच्छा, लिखना चाहती थी, ठीक है ठीक है। इनमें कोई एसेंशियल जीन नहीं है। मान लो मैं इसका प्लाज्मिड निकाल दूं खींच के, तो ये मरेगा नहीं। इसमें ऐसा कोई है, ये डीएनए डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, मरेगा नहीं। लेकिन अगर प्लाज्मिड है, कभी कभी इनमें इंपॉर्टेंट जीन्स होते हैं जिस बैक्टीरिया की लाइफ बढ़ा सकते हैं, जो कि जैसे कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन होते हैं इनमें कभी कभी। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स हो सकते हैं, जरूरी नहीं है, लेकिन इनमें मिल सकते हैं। तो ऐसा बैक्टीरिया एंटीबायोटिक अगर तुम उनके ऊपर छिड़क दोगे तो भी नहीं मरेगा। सो दे हैव सम गुड जीन्स बट दे आर नॉट नेसेसरी फॉर लिविंग बेसिकली। ये एक्सचेंज भी करते रहते हैं प्लाज्मिड का एक दूसरे से। और इनकी तो हमने ऐसी रेल बनाई ना प्लाज्मिड की अपनी बायोटेक में, हमें पता चल गया इनके पास ऐसा एक जेनेटिक मटेरियल होता है जो कि बाहर निकाला जा सकता है और वापस इनमें ठूसा भी जा सकता है। तो हमने क्या किया, इनके प्लाज्मिड निकाल निकाल के इनमें अपने जीन ठूस दिए जो हमें भेजने थे बैक्टीरिया के अंदर, और इनके अंदर डाल दिए हमने। इनकी तो हमने मतलब ऐसी तैसी फेर दी, इनके प्लाज्मिड्स की तो मतलब इट इज लाइक अ कार फॉर अस, जिसमें हम अपना पैसेंजर बिठा के बैक्टीरिया के अंदर भेज सकते हैं। क्योंकि बैक्टीरिया इसको अपना समझता है ना, प्लाज्मिड को अपना समझता है ना। तो मान लो मैंने प्लाज्मिड इसका बाहर निकाल दिया और मैंने प्लाज्मिड काट दिया, इसका काट दिया, और मैंने अपना जीन घुसा दिया, अपना जीन घुसा दिया यहाँ पे। फिर मैंने कहा तू अंदर जा, तो इसने कहा मेरे को अंदर आने दो, तो इसकी सेल मेम्ब्रेन ने इसको अंदर आने दिया, रोका नहीं। इसकी मेम्ब्रेन ने कहा तू तो मेरा ही है, आजा यहाँ, ये रही सेल मेम्ब्रेन, तो यहाँ से अंदर आने दिया, क्योंकि तो इसी का ही है ना। सेल मेम्ब्रेन को पता नहीं चल पाया कि हमने एक फॉरेन जीन घुसा दिया इसमें, ठीक है। प्लाज्मिड होता क्या है, प्लाज्मिड्स आर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल। ये डेफिनेशन आती है नीट में, बहुत बार आ चुकी है। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, एक्स्ट्रा क्रोमोसोम मतलब क्रोमोसोम का पार्ट नहीं है वो, एक ही क्रोमोसोम है बैक्टीरिया में, उसका पार्ट नहीं है। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डबल स्ट्रैंडेड डीएनए पार्टिकल्स, डीएनए सर्कुलर डीएनए, सर्कुलर डीएनए। तो ऐसे क्वेश्चन आता है कि प्लाज्मिड में बताओ क्या होता है, कभी सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए लिख देते हैं, कभी सर्कुलर की जगह स्ट्रेट डीएनए लिख देंगे, आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेंगे। प्लाज्मिड का रोल बैक्टीरिया की जिंदगी में बहुत ज्यादा नहीं है। हाँ, सेल्फ रेप्लिकेटिंग भी है ये, अपने आप भी रेप्लिकेट करते रहते हैं, मतलब सेल रेप्लिकेट करे ना करे, ये खुद से रेप्लिकेशन इनकी चलती रहती है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग होते हैं। मतलब ये सेल में पड़े पड़े ही अपना नंबर ग्रो करते रहते हैं, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 10, अपने आप ही मल्टीप्लाई करते रहेंगे, इनको सेल मल्टीप्लाई होने की जरूरत नहीं है। अब तुम पूछ रहे थे कि बैक्टीरिया के लिए क्या फायदा है। ये बैक्टीरिया के लिए नॉन एसेंशियल है, निकाल दोगे तो बैक्टीरिया मरेगा नहीं, बट दे हैव समटाइम्स दे हैव सम वेरी गुड जीन्स। सो प्लाज्मिड भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, कुछ प्लाज्मिड्स में बड़े यूजफुल जीन्स होते हैं, कुछ में नहीं भी होते। सो अगर ये आपके पास है तो आपके पास वो यूजफुल जीन आ जाते हैं, जैसे कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। अब ये बैक्टीरिया अगर इसके पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन वाला प्लाज्मिड आ गया, तो ये बैक्टीरिया अंगारों पे भी चल जाएगा, मरेगा नहीं, समझ रहे हो। एंटीबायोटिक पे भी चलेगा, एंटीबायोटिक पे भी हो गया तो मरेगा नहीं। और ये शेयर करते रहते हैं एक दूसरे से प्लाज्मिड्स, पता है, कोई और बैक्टीरिया आया, ठीक है, तो ये अपने प्लाज्मिड्स उसको दे सकते हैं, वो बताऊंगी कैसे। बट इसका जो फायदा हमने उठाया ना बायोटेक में, इतना तो बैक्टीरिया को भी नहीं पता होगा कि मेरे पास इतनी फायदेमंद चीज है। खुद बैक्टीरिया को अपने पोटेंशियल का नहीं पता था यहाँ पे। तो तुमने कभी सोचा कि हम अपना जीन डाल के करेंगे क्या, मतलब ये कैसा फेटिश है कि क्यों ना हम अपने जीन
प्रोकैरियोटिक सेल्स में डाल दें। हम बैक्टीरिया को फैक्ट्री की तरह यूज करना चाहते हैं। यहाँ हमारा जीन आ गया, मान लो यहाँ हमारा जीन आ गया, मान लो ये इंसुलिन का जीन है। अब जो जीन है, जो जीन आ गया, उनका प्रोटीन तो बनेगा ही। जीन क्या है? डीएनए। तो मैंने बताया डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन तो बनेगा ही। तो ये सेल इंसुलिन प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है। ठीक है, अब इस सेल को हम खाना पीना देंगे बढ़िया तरीके से। हम इसको एक कंटेनर में डालेंगे, बड़े बड़े कंटेनर, ऐसे हजारों हजारों केजी मटेरियल, मतलब फूड मटेरियल डाल देंगे उसमें, उसमें बैक्टीरिया डाल देंगे। उनको, उन कंटेनर्स को हम बोलते हैं बायोरिएक्टर्स। ठीक है, वहां पे ये बैक्टीरिया ग्रो करेगा, धड़ाधड़ ग्रो करेगा, धड़ाधड़ ग्रो करेगा। जितना बार बैक्टीरिया ग्रो करेगा उतनी बार ये प्लाज्मिड भी जाएगा। समझ रहे हो? मान लो ये दो बैक्टीरिया बनेंगे, तो उसमें दोनों, ये प्लाज्मिड भी तो वो कर रहा है ना, मल्टीप्लाई कर रहा है ना। प्लाज्मिड सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, तो 1 से 2, 2 से 4, ये वाला प्लाज्मिड भी बन रहा है, तो हमारा जीन भी मल्टीप्लाई कर रहा है। हमारा जीन भी तो मल्टीप्लाई कर रहा है। तो जितने नए बैक्टीरिया बनेंगे उन सब में ये वाला प्लाज्मिड होएगा जिसमें इंसुलिन का जीन है। तो वो सब मिलके इंसुलिन प्रोड्यूस करेंगे, सब मिलके धड़ाधड़ 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 इंसुलिन प्रोड्यूस करेंगे। फिर हम क्या करेंगे? हमारा काम तो हो गया। दे एक्ट लाइक फैक्ट्रीज फॉर अस। हम इनको पीस के अच्छी तरीके से चूरमा बना के इनका जूस निकाल के मार के सबको इनमें से इंसुलिन निकाल लेंगे, प्योरीफाई कर लेंगे और डायबिटिक पेशेंट्स में डाल देंगे। बस करो, आपस में लगे रहते हो। डबल स्टैंडर्ड आदित्य, डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। ये सारे प्लस के बच्चे अपना प्लेग्राउंड बना के रखते हैं, यहाँ पे खेलते रहते हैं। ब्लॉक मार दूंगा तुम लोगों को, उछलते रहता है। So you understand, we insert our own genes with the help of plasmid so that those genes can be expressed. जीन्स का एक्सप्रेस होने का मतलब क्या है? जीन्स का एक्सप्रेस होने का मतलब क्या है? जीन्स अपने अंदर दबी हुई इंफॉर्मेशन को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। दबी हुई इंफॉर्मेशन क्या है? कि प्रोटीन कौन सा बनाना है। जब कोई जीन एक्सप्रेस होता है मतलब वो प्रोटीन बना रहा है। ये देखो बकवास मारी जा रही है, मैम कथांची प्रोकैरियोट है। अच्छा सुनो, और भी रीजन होता है अपना जीन ठूसने का। एक तो ये वाला रीजन हो गया, अपने प्रोटीन बनवाने हैं, है ना। एक तो ये रीजन हो गया, अपने प्रोटीन बनवाने। एक और रीजन है, सुनो बकवास नहीं, सुनो, एक और रीजन है, पता है क्या? ये यहाँ पे रेप्लिकेट करी जा रहा है, रेप्लिकेट करी जा रहा है ना। हमारा जीन भी रेप्लिकेट कर रहा है यहाँ पे, जीन रेप्लिकेट कर रहा है यहाँ पे, जीन भी रेप्लिकेट हो जा रहा है ना। फिर ये बैक्टीरिया और आगे मल्टीप्लाई कर रहा है, फिर नए बैक्टीरिया भी के पास भी ये वाले, हमारा वो वाला प्लाज्मिड आ गया जिसमें इंसुलिन था, फिर वहां पे भी। तो इंसुलिन के जीन की कॉपीज बन गई। कभी कभी हमें ये जीन चाहिए होता है बहुत ज्यादा नंबर में, फिर हम क्या करते हैं? बैक्टीरिया को काट के, अपना जीन यहाँ से काट के अपना जीन निकाल लेते हैं। सो कभी कभी अपने किसी पर्टिकुलर जीन की कॉपीज बनाने के लिए भी हम ये हरकतें करते हैं, इलीगल इमोरल हरकतें। सो यू अंडरस्टैंड, बायोटेक्नोलॉजी में हम यही पढ़ेंगे। In a unit called biotech that you will study in +2, you are just going to study why are humans putting their own DNA in bacteria. यही पढ़ेंगे हम। What the hell are you doing humans? So उसका रीजन तुम जानोगे। 1 for production of proteins, लिख लो, production of proteins। 2 for copying the genes। जीन्स की कॉपी बन रही है। अगर आपको जीन चाहिए, मान लो ज्यादा नंबर में चाहिए, तो आप कॉपी बनवा लो बैक्टीरिया से, फिर बैक्टीरिया को मार के कॉपी निकाल लो। हम अपना जीन कैसे निकालेंगे? ऐसी रंजना, जब हम चेंज करते हैं बटन खोल के जिप करके जीन निकाल देते हैं, पजामा पहन लेते हैं फिर।
तरीके होते हैं बेटा, सीखेंगे बायोटेक में, ये भी सीखेंगे कि कैसे हम सेल से जीन कट कर सकते हैं। कुछ भी बकवास नहीं, वैसे ये तो सही क्वेश्चन था रंजना का, ये कोई बकवास क्वेश्चन नहीं था कि भाई जीन कैसे निकालोगे। बायोटेक में पढ़ेंगे, ठीक है। अब तो बना लो। मैम आप मुझे बिल्कुल भी रिप्लाई नहीं देते हो। उत्कर्षा पहली बार तुम्हारा मैसेज देखा मैंने जिंदगी में, तुम्हारा नाम पहली बार पढ़ रही हूँ मैं, पता है। दिस इज डन। चलो बस अब सेल की प्रोजेक्शंस कर लेते हैं, इसकी सेल पे कुछ कुछ चीजें लटकी होती हैं, ठीक है। ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव एक्सप्लेन, ये भी वैसे करना है शुक्र, नेक्स्ट क्लास में करें, नेक्स्ट क्लास में करें। इतना ही पढ़ा पा रही हूँ, थक सी गई हूँ जिंदगी में बच्चों। वैसे प्रोक्रियार्स खत्म करा देती तो बढ़िया रहता, बट खत्म हो नहीं पाया। ठीक है भैया, 2022 में नए साल में मेरे नए बैचेस आ रहे हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं RITU कोड डाल के। 31 से 3 जैन के बीच में आपको इस कोड से 22% ऑफ मिलेगा आपकी फीस में, 2022 की खुशी में, ठीक है। चलो, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। नेक्स्ट टाइम मैं देखती हूँ अभी 8 बजे वाली क्लास, अगर मैं थोड़ा पानी पुनी पी के देखती हूँ, गर्म पानी पी के देखती हूँ, अगर तो सही हो गया ठीक है, फिर तो ले लूंगी 8 बजे क्लास, नहीं तो मैं शिफ्ट कर दूंगी, तुम लोगों को मैसेज डाल दूंगी, बता दूंगी अगर ऐसा होगा तो, ठीक है। एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी नेक्स्ट क्लास में पढ़ लेंगे, कोई नहीं। ठीक है बच्चों, समझ रहे हो। तुम्हारे मैसेज क्यों नहीं आ रहे मुझे, कि तुमने मुझे मैसेज करने बंद कर दिए। यू आर इग्नोरिंग मी लाइक एनीथिंग है। बाय बाय बाय, आई सी यू, बाय 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 बाय।